हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भौतिकी के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो परीक्षाओं में 20 बार से ज्यादा बार पूछा गया है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर ये 20 प्रश्न आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको 7 से लेकर 10 प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में से कुछ प्रश्न आपको याद होगा, कुछ नहीं होगा। जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है अवतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि जो परावर्तन होता है उसके कितने नियम होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 ही नियम होते हैं। तो इसे भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। यह भी प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है कुलॉम्ब, सी ऑप्शन है बोल्ट, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। और बोल्ट को किससे सूचित किया जाता है, तो बोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। एक प्रश्न ये भी आता है कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभव का भी एसआई मात्रक बोल्ट होता है, यानी विभवांतर और विभव दोनों का ही एसआई मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। तो इसे आपको यहां पे क्या करना है, याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जो आमीटर होता है ये विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए जो बोल्ट होता है इसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो इसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है एमीटर, डी ऑप्शन है मोटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आप प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है उष्मीय सिद्धांत पर, बी ऑप्शन है चुंबकीय सिद्धांत पर, सी ऑप्शन है रासायनिक सिद्धांत पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज यहाँ पे देखिए उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि विद्युत फ्यूज को किस
तार में जोड़ते हैं तो विद्युत फ्यूज को यहाँ पे देखिए यहाँ पे गर्म तार में जोड़ते हैं यानी धनावेशी तार में जोड़ते हैं, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र को चलने के लिए पवन का कम से कम चाल कितना होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पवन विद्युत जनित्र होता है उसको चलने के लिए जो पवन होता है यानी जो हवा होता है उसका चाल कम से कम कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन है यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पवन है वहां का यानी जो हवा है उसका चाल कितना होना चाहिए, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो जो पवन चक्की है वो नहीं चल पाएगा, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, आप देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है R बराबर V गुणे I, बी ऑप्शन है R बराबर 1/V, सी ऑप्शन है R बराबर V/I, डी ऑप्शन है यहाँ पे R बराबर V माइनस I। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। तो R इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, आप देखिए दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है यानी सूर्य देखने में कैसा लगता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है श्वेत, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है नारंगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोपहर के समय जब हम सूर्य देखते हैं तो सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो श्वेत दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, आप देखिए सबसे उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि सबसे उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है बायोगैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे उत्तम ऊर्जा का स्रोत यानी सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्राकृतिक जो गैस होता है इसका मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जो बायोगैस होता है वो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों ही क्या है, यहाँ पे ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो बायोगैस होता है, जो गोबर गैस होता है, वो क्या होता है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है कॉर्निया पर, बी ऑप्शन है परितारिका पर, सी ऑप्शन है पुतली पर, डी ऑप्शन है दृष्टि पटल जिसे हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किस भाग पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है नेत्र में, तो रेटिना जिसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है और छोटा बनता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें से कुछ प्रश्न आपको याद होगा, कुछ नहीं होगा। जो नहीं है होगा याद उसे आप लोग क्या कीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ हम आपको कल देंगे, सुबह 10 बजे के पहले इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आज शाम में यहाँ पे देखिए जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका जो मैथ वाला मॉडल सेट है, तो उसके मैथ वाले पहले मॉडल सेट को यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो प्लीज आप लोग 6 बजे शाम में जरूर यहाँ पे लाइव जुड़िएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है सामान्य रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ते जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। ए ऑप्शन यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है सल्फर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए देखिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्तरदायी है, जिसे हम लोग CO2 भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यह भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है इस्पात का, बी ऑप्शन है पित्तल का, सी ऑप्शन है नरम लोहा का, डी ऑप्शन है निकेल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग दिल से वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ए ऑप्शन है शक्ति का, बी ऑप्शन है समय का, सी ऑप्शन है ऊर्जा का, डी ऑप्शन है द्रव्यमान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यह भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओम को ऐसे सूचित करते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये भी सिंबल वहां पे दे देता है। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी रहता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जब यहाँ पे प्रतिरोध की जगह पे प्रतिरोधकता होगा, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। और को कैसे सूचित करते हैं, तो ऐसे सूचित करते हैं। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। यह भी प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है। और जब वायुमंडल नहीं होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए जो वायुमंडल होता है, जो आकाश होता है हम लोगों का, वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा लेंस है जिसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जो अवतल लेंस होता है इसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है वो किनारे पे पतला और बीच में मोटा होता है। और जो अवतल लेंस होता है वो किनारे पे मोटा और बीच में क्या होता है, पतला होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो वायु होता है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। ए ऑप्शन है 1 के बराबर, बी ऑप्शन है 1 से कम, सी ऑप्शन है 1 से अधिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले यहाँ पे देखिए आप लोग 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख चुके हैं। अगर इसमें से आपको जो भी याद है तो सही है, अगर इसमें से जो भी आपको याद नहीं है, यानी मान लीजिए 15 याद है और यहाँ पे 5 याद नहीं है, तो ये जो 20 हम प्रश्न करवाए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को आप लोग क्या कीजिए, 5 प्रश्न को लिख के याद कर लीजिए और इसका पीडीएफ हम अगले दिन अपने स्टडी ग्रुप में दे देंगे, तो वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए इसे भी लिख के याद कर लीजिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये जो 20 यहाँ पे फिजिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और आगे वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आइए देखते हैं हम होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है और ये शायद 2021 बोर्ड एग्जाम में भी पूछे। ए ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए शाम 6 बजे यहाँ पे जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसके पूरे यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम यहाँ पे सोल्व करके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आपको सोल्व करना है कम समय में। तो बिल्कुल आप लोग 6 बजे शाम में जुड़िए और यहाँ पे देखिए कैसे मैथ के मॉडल पेपर को सोल्व किया जाता है सब यहाँ पे हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।